हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम में। जब हमारे पास n जॉब्स हैं और 3 मशीन्स हैं तो हम ऑप्टिमम सीक्वेंस कैसे डिसाइड करेंगे। तो जॉब सीक्वेंसिंग की प्रॉब्लम में हम ऑप्टिमम सीक्वेंस 2 मशीन के केस में कैसे डिसाइड करते हैं ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 3 मशीन्स को हम आज समझेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास है 6 जॉब्स और 3 मशीन्स हमारे पास हैं A, B और C, जिनकी टाइमिंग हमें दी हुई है। मशीन A जॉब 1 पर 8 आवर्स काम करती है, मशीन B 3 आवर्स और मशीन C 8 आवर्स। इसी तरह सबकी टाइमिंग दी हुई है। यहाँ पर हमें सीक्वेंस डिसाइड करना है जॉब्स का कि कौन सी जॉब हम पहले करें और कौन सी जॉब बाद में, ताकि जो हमारा आइडल टाइम होता है वो कम से कम हो और हमारा काम जल्दी से जल्दी पूरा हो। तो 3 मशीन के केस में हमें क्या करना है, हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। मिनिमम टाइम ऑफ मशीन ए, तो हम देखेंगे मशीन ए जो सारा काम कर रही है इसमें इसका मिनिमम टाइम कहाँ है, तो वो है 1। उसके बाद हमें देखना है मिनिमम टाइम ऑफ मशीन सी, मशीन सी का मिनिमम टाइम, तो सी का मिनिमम टाइम है 6। और फिर हमें देखना है मैक्सिमम टाइम ऑफ मशीन बी, यानी पहली और तीसरी मशीन का देखना है हमें मिनिमम, और बीच वाली जो मशीन है उसका हमें देखना है मैक्सिमम टाइम। तो बी का मैक्सिमम टाइम है 6। इसको देखने के बाद हमें कंपेयर करना है क्या, कि जो बी का मैक्सिमम टाइम है वो या तो ए के मिनिमम टाइम के या सी के मिनिमम टाइम के बराबर हो या उससे बड़ा हो। मतलब कंडीशन ये है कि मिनिमम टाइम ऑफ ए और सी, या तो ए का मिनिमम टाइम या सी का मिनिमम टाइम ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए मैक्सिमम टाइम ऑफ मशीन बी। ये कंडीशन हमारी पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये कंडीशन पूरी हो रही है क्योंकि मिनिमम टाइम ऑफ मशीन सी बराबर है मैक्सिमम टाइम ऑफ मशीन बी के, या तो इससे बड़ा होता है या इसके बराबर। तो यहाँ पर क्या है, बराबर। तो यानी जब ये चीज़ कंडीशन पूरी होती है तो इस जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन पॉसिबल है। सबसे पहले यही चेक करना है, और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब इसका जो है जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, फिर हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यही चेक कर लेंगे। इसके बाद इसे चेक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, हमें इस तरह टेबल बनानी है और अपनी ये 3 मशीन्स की प्रॉब्लम को हम 2 मशीन्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। कैसे, अब ये कंडीशन पूरी हो गई, उसके बाद क्या करेंगे, एक मशीन हम मान लेंगे P। ये हम वैसे ही मान रहे हैं ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। एक्चुअल में कोई मशीन P नहीं है, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन के लिए मानेंगे मशीन P, जो कि कितना टाइम लेती है, A प्लस B, यानी A और B का दोनों का टाइम मशीन P में लिखेंगे। और फिर दूसरी मशीन मानेंगे Q, उसमें B और C का टाइम लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको ही पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर A और B का ऐड करते हुए लिखते चले जाएंगे। सबसे पहले है 8 + 3 11, 3 4 7, उसके बाद 12, उसके बाद है 4 6 और लास्ट में 7। इसी तरह फिर अब B और C का जोड़ते हुए चले जाएंगे। 3 8 11, उसके बाद फिर से 11, उसके बाद फिर से 11, और लास्ट में है 15। इसमें ज़्यादातर केस में 11 है। 8 3 7 4 5 6 9 2 10 1 और 6 9, इस तरह। तो ये हमारी अब टेबल 2 में कन्वर्ट हो गई, मतलब इसमें हमारे पास 2 मशीन है। ये क्वेश्चन इस तरह बन चुका है। अब इसको हमें वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने नॉर्मल क्वेश्चंस को पहले सॉल्व किया था। अब इसमें हम क्या है, जितनी भी टाइमिंग है टोटल टाइमिंग में देखेंगे सबसे कम टाइम कहाँ पर है, उसको हम करेंगे सर्कल। सबसे कम टाइम है 4, जॉब 4th पर। इसके बाद हमें क्या करना होता है कि अगर ये मशीन P में है, पहली वाली में है, तो हम इस सीक्वेंस को आगे से लिखते हैं। तो यानी सबसे पहले होगी हमारी 4th जॉब। अब इसको असाइन करने के बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों को मार्क कर देते हैं। मतलब अब जब हम देखेंगे सबसे छोटा सबसे कम टाइम कहाँ है तो हम इसको नहीं देखेंगे। अब देखो बाकी बचे हुए में सबसे कम कहाँ है, तो वो है यहाँ 6। अब इसको सर्कल करेंगे। ये मशीन P में है इसलिए आगे से लिखा जाएगा। यहाँ पर जॉब है ये हमारी 5, और इन दोनों को मार्क कर देंगे। अब आपको इन्हें आगे कंसीडर नहीं करना है। अब देखेंगे बाकी बचे में सबसे छोटा कहाँ है, तो वो है 7। 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो हम ये ले रहे हैं पहले 7। तो ये है जॉब 2, मशीन P में आ रहा है यानी आगे से ही लिखा जाएगा 2, और अब इन दोनों को मार्क कर देंगे। अब आगे इनको कंसीडर नहीं करना है जो मार्क कर दिए हैं। अब सबसे छोटा कहाँ है, तो अब बचा हमारा 7। ये वाला जॉब है 6, ये भी मशीन P में इसलिए आगे से ही लिखते जा रहे हैं, क्योंकि पीछे वाले में से भी 11 हो रहे थे सभी। अब इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ये भी बंद। अब जो बचे हैं 12 11 11 11, इनमें सबसे छोटा कौन सा है, तो आप कोई भी 11 इनमें से ले सकते हैं। तो मान लो हमने ये फर्स्ट ही ले लिया, फर्स्ट ले लिया, यानी अब फर्स्ट जॉब आएगी, और फर्स्ट जॉब असाइन करते ही ये भी हमारा बंद हो गया। अब एक ही जॉब बची है, तो कौन सी बची है, 3rd जॉब बची है, उसको यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह ये हो गया हमारा ऑप्टिमम सीक्वेंस। ये ऑप्टिमम सीक्वेंस हो गया है। इस तरह 3 मशीन के केस में ऑप्टिमम सीक्वेंस हम
इस तरह डिसाइड करेंगे। सबसे पहले थर्ड मशीन वाली कंडीशन देखेंगे, मशीन ए की मिनिमम टाइम मशीन सी का मिनिमम टाइम मशीन बी के मैक्सिमम टाइम के बराबर हो या उससे बड़ा हो। इसके बाद टू मशीन्स वाली प्रॉब्लम में इसको कन्वर्ट कर लेंगे और फिर पहले की तरह सॉल्व करके ऑप्टिमम सीक्वेंस डिसाइड करेंगे। ऑप्टिमम सीक्वेंस डिसाइड करने के बाद अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ आइडल टाइम। आइडल टाइम कैसे निकालेंगे या टोटल जो टाइम लगा है उसे कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा सीक्वेंस आया था जॉब्स का वो था 4 5 2 6 1 3। इस तरह हमें जॉब्स कंप्लीट करनी है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 4 5 2 6 1 3, उसी सीक्वेंस में लिख लेंगे। इसके बाद मशीन ए बी सी इसका इन टाइम और आउट टाइम लिख लेना है। आइडल टाइम के लिए अलग से कॉलम बना लिया। अब क्या करना है, इन टाइम में सबसे पहले क्या है, फोर्थ जॉब। तो हमें अपनी टेबल में देखना है कि जो हमारी फोर्थ जॉब है उस पर मशीन ए ने कितने टाइम काम किया। मशीन ए ने 2 घंटे, मशीन बी ने भी 2 घंटे और मशीन सी ने 9 घंटे इस पर काम किया। उसी तरह हमें लिखना है। सबसे पहले ये जॉब आएगी मशीन ए में 0 से स्टार्ट होकर, यहाँ इस पर 2 घंटे काम होगा। फिर ये दूसरे घंटे में चली जाएगी मशीन बी में, यहाँ भी इस पर 2 घंटे काम होगा। फिर ये चौथे घंटे में चली जाएगी मशीन सी में, यहाँ पर इस पर 9 घंटे काम होगा, यानी 13वें घंटे में ये जॉब पूरी हो जाएगी, फोर्थ जॉब। अब आइडल टाइम निकालते हैं। मशीन ए को 0 पर ही काम मिल गया, ये खाली नहीं रही। मशीन बी को 2 पर मिल गया, 2 पर काम मिला, यानी शुरू के 2 घंटे खाली थे, तो आइडल टाइम में आप लिख दो 2 घंटे। मशीन सी को चौथे घंटे में काम मिला, यानी वो 4 घंटे तक खाली थे, यहाँ लिख दो 4 घंटे। अब इसके बाद क्या करना है, दूसरे फोर्थ के बाद कौन सी जॉब करी हमने, फिफ्थ। अब फिफ्थ की टाइमिंग देख लेते हैं टेबल में। तो फिफ्थ की टाइमिंग है 5 1 10। मशीन ए 5 घंटे, बी 1 घंटा और सी 10 घंटे, 5 1 10। अब दूसरे घंटे में इसने ये काम कंप्लीट कर दिया, 2 के बाद इसने ये काम शुरू किया और 5 घंटे इस पर काम किया। 7वें घंटे में इसका काम कंप्लीट। 7वें में इसने आगे पहुंचाया काम को, जहाँ पर इस पर 1 घंटे काम हुआ। फिर 8वें घंटे ये काम यहाँ पर जाएगा, लेकिन काम शुरू नहीं होगा क्योंकि मशीन सी हमारी 13वें घंटे पर फ्री होगी, तो हमें यहाँ पर 13 ही लिखना होगा, क्योंकि जब 13वें पर काम खत्म होगा उसका वो तभी शुरू करेगी चाहे माल पहले आ जाओ। तो इसने 13वें पर काम शुरू किया और 10 घंटे काम किया, तो ये हो गए 23। अब निकालते हैं आइडल टाइम। ये दूसरे घंटे पर पहला काम छोड़ा, दूसरा शुरू, कोई खाली नहीं रही है किसी भी टाइम। इसने चौथे घंटे पर पहला काम छोड़ दिया था, नया काम इसको 7वें घंटे पर मिला, यानी मशीन भी 3 घंटे खाली रही। मशीन सी ने पहला काम 13वें घंटे पर छोड़ा और नया काम इसको 13वें पर मिल गया, यानी ये भी खाली नहीं रही। अब आगे हमारी जॉब है सेकंड जॉब पर काम कब शुरू होगा, 7वें घंटे में। अब देख लेते हैं सेकंड जॉब पर किस तरह टाइमिंग है। तो टाइमिंग है इसमें 3 4 और 7। अब यानी मशीनें इस पर काम करेगी 3 घंटे, तो यानी 10 तक काम करेगी, ये इस पर काम करेगी। अब ये 10वें घंटे में माल आया, तो 10वें पर ही काम शुरू हो, भले ही वो पहले खाली हो गई, लेकिन जब माल आएगा उससे पहले, तो 10वें पर ये काम शुरू करेगी, 4 घंटे तक काम होगा। 14 पर ये काम खत्म, 14 पर ये काम को आगे भेजेगी। आगे मशीन पहले ही 23 पर फ्री होगी, अभी वो फ्री नहीं है, तो जब 23 पर फ्री होगी तब काम शुरू होगा यहाँ। और 23 पर काम शुरू होने के बाद काम कितने घंटे चलेगा, 7 घंटे, यानी 30 पर कंप्लीट होगा यहाँ। अब आइडल टाइम देखते हैं। मशीन ए को 7 पर काम मिला था, तो यानी खाली नहीं रही। मशीन बी 8 पर फ्री हो गई थी पुराने काम से और फिर उसे 10 पर काम मिला, यानी मशीन बी 2 घंटे खाली रही। मशीन सी 23 पर पुराना काम कर चुकी थी, 23 पर उसे नया काम मिल गया, यानी मशीन सी अब भी खाली नहीं है। अब इसके बाद हम करेंगे छठी जॉब का टाइम देखते हैं। तो वो है 1 6 और 9। 1 6 9 है छठी जॉब का टाइम। ये 10 पर शुरू करेगा और 1 घंटे काम होगा, यानी 11 पर ख़त्म। आगे अगली मशीन 14 पर फ्री हो रही है, तो 14 पर ही काम शुरू करेगी और ये 6 घंटे काम करेगी इस पर। फिर अगली होगी 30 पर फ्री और ये 9 घंटे इस पर काम करेगी, यानी 39 पर ये काम पूरा होगा। अब देखते हैं आइडल टाइम। ये 10 पर इसने पुराना काम खत्म किया, 10 पर ही नया मिल गया, कोई आइडल टाइम नहीं। 14 पर पुराना काम खत्म किया, 14 पर नया मिल गया, इसका भी कोई टाइम नहीं है आइडल। और ये 30 यहाँ पर भी कोई आइडल टाइम इनका नहीं रहा। अब इसके बाद ये जॉब करेंगे फर्स्ट जॉब का हम टाइमिंग देखेंगे, वो है 8 3 8, यानी 11 पर ये काम शुरू करेगा, 8 घंटे काम चलेगा मशीन ए पर, तो 19 तक काम चलेगा। अगली 20 पर फ्री होगी मशीन बी, तो 20 पर ही काम शुरू करेगी, चले भले ही माल पहले आ जाए, तो 20 पर ये काम करेगी 3 घंटे। 23 पर आगे पहुंचा देगी माल, लेकिन अगली मशीन 39वें घंटे में फ्री होगी, तो वो 39 पर काम शुरू करेगी और 8 घंटे काम चलेगा, तो यानी 47 आवर्स तक कंप्लीट होगा ये वाला काम। अब देखते हैं आइडल टाइम। पुराना काम 11 पर, नया काम 11 पर, कोई आइडल टाइम नहीं। इसका पुराना काम 20 पर, नया 20 पर, इसका भी कोई आइडल टाइम नहीं। पुराना 39, नया 39, इसका भी कोई आइडल टाइम नहीं। अब बची हमारी लास्ट जॉब थर्ड जॉब का हम टाइम देखेंगे, वो है हमारा 7 5 6। अब मशीन ए इस पर 7 आवर्स काम करेगी, तो 26 पर आगे पहुंचाएगी। फिर जब 26 पर माल आएगा, भले ये 23 पर फ्री है, पर जब तक माल ही नहीं आएगा तो ये काम कैसे करेगी, इसलिए 26 पर ये काम शुरू करेगी और इसका काम चलेगा 5 घंटे, यानी ये 31 पर फिनिश करेगी इस काम को। और इसके बाद माल आगे जाएगा,
वहाँ 47 पर फ्री है मशीन, 47 पर वो काम करेगी 6 आवर्स, तो ये हो जाएंगे 53 पर सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखते हैं आइडल टाइम। ये 19 पर पुराना काम ख़त्म, 19 पर ही नया शुरू, 23 पर पुराना काम ख़त्म, 26 पर शुरू, यानी 3 घंटे ये आइडल रही। 47 पर पुराना काम ख़त्म, 47 पर नया काम शुरू, ये आइडल नहीं रही। अब आइडल टाइम देखेंगे टोटल, तो ए का कुछ नहीं है, बी का है 10 आवर्स और सी का है 4। और टोटल टाइम देखें, टोटल कितना टाइम लिया गया सारी मशीन से, मतलब सारी मशीन ने जो काम किया, तो आप देखोगे 53 आवर्स तक सारा काम हमारा ख़त्म हुआ था। 53 आवर्स तक ये है हमारा टोटल टाइम जो लगा इन जॉब्स को कंप्लीट करने में, और ये है आइडल टाइम। होप आपको ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।